प्रिय छंद हरी गीतिका है। हरी गीतिका ऐसे याद रखना है कि मेथी होती है वो हरी होती है। मेथी का कलर क्या होता है? हरा होता है। ये राम जो है वो 12 वर्ष वनवास गए थे, लेकिन फिर आप कहेंगे सर आप झूठ बोल रही हैं, राम जी हैं वो 14 वर्ष वनवास गए थे। हेलो नमस्कार साथियों, आज हम हिंदी साहित्य का मैथिली शरण गुप्त नामक कवि का अध्ययन करेंगे, जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही उपयोगी है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 चिरगांव झांसी में हुआ था। इनका मूल नाम मिथिलादीप नंदिनी शरण है। इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा। कौटुंबिक कवि मात्र क्यों कहा? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समकालीन है और महावीर प्रसाद द्विवेदी की यह बहुत अच्छे मित्र थे। इनका प्रिय छंद हरी गीतिका है। हरी गीतिका ऐसे याद रखना है कि मेथी होती है वो हरी होती है। मेथी का कलर क्या होता है? हरा होता है। तो ये हरी गीतिका छंद क्यों? हरी गीतिका छंद के बादशाह कहे जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त के काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका पहला लघुखंड काव्य रंग में भंग है, जो 1909 में प्रकाशित हुआ था। इनकी पहली महत्वपूर्ण काव्य कृति भारत भारती, जो 1912 में है, जो उनके यश का आधार है। 1936 में महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि कहकर संबोधित किया था, क्योंकि इनकी रचना में राष्ट्रभक्ति देखने को मिलती है। इन्हें रसिकेंद्र भी कहा जाता है। रसिकेंद्र क्यों कहा जाता है वो आगे हम चर्चा करेंगे। इनका अन्य नाम दद्दा है। दद्दा यानी कि हम कई बार देखते हैं कि जो बड़े भाई हैं उनको दद्दा कहते हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इनको अपना भाई मानते थे, इसलिए दद्दा कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गुप्त सामंजस्यवादी कवि हैं, यानी कि जो रचना करते थे वो पहले ब्रज भाषा में करते थे, लेकिन उन्होंने सामंजस्य बिठाया। कैसे? उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में रचनाएं प्रारंभ की। वासुदेव शरण अग्रवाल, इन्हें युग का कवि कहा जाता है। अब इसे याद करने के लिए, यानी कि वासुदेव यानी कि जो कृष्ण थे उसका युग था, तो इस तरह ही याद करें कि कृष्ण का युग था, यानी कि वासुदेव का युग था। गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक तुलसी कहा है, यानी कि तुलसी है वो तुलसीदास ने राम काव्य लिखा, यानी कि भगवान का काव्य लिखा, और भगवान ने कहा, यानी कि गणपति है वो भगवान है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा इनको आधुनिक तुलसी। तुलसी क्यों कहा? क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा और इन्होंने साकेत लिखा है। गुप्त जी की खड़ी बोली की प्रथम कविता हेमंत नाम से 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। गुप्त जी पहले वैश्योपकारक पत्र में अपनी कविताएं छपवाते थे, बाद में रसिकेंद्र उपनाम से ब्रज भाषा में लिखी कविता सरस्वती में छपने के लिए भेजी, किंतु यह सरस्वती में नहीं छप पाई। यानी कि क्या कारण था, क्यों नहीं छप पाई? इस पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि हम बोलचाल की भाषा में कविताएं छापते नहीं हैं, अब रसिकेंद्र बनने का ज़माना लग गया है, यानी कि अब ब्रज भाषा से उठो और हिंदी जो है उसको ग्रहण करो, यानी कि खड़ी बोली में रचनाएं करो। गुप्त जी माइकल मधुसूदन की रचनाओं का अनुवाद मधुप उपनाम से किया करते थे। रामचंद्र शुक्ल गुप्त की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और परिवर्तन को ग्रहण करते चलने की शक्ति, यानी कि पहले ये ब्रज भाषा में कविताएं रचना करते थे, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में रचना अनुवाद किया। रामचंद्र शुक्ल गुप्त जी हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। इनके दो महाकाव्य हैं। पहला है साकेत, जो 1931 में, जय भारत 1922 में। इनको याद करें, साकेत 31, केत 31। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। रंग में इनको पूछा गया कि रंग में भंग पड़ा था, इन्होंने कहा नहीं, यानी कि रंग में भंग 1909, रंग में भंग नहीं पड़ा था 9। जय दर्द वध 10, वध 10, भारत भारती 12, भारत भारती 12,
यानी कि भारतवर्ष के अतीत का गौरव ज्ञान है। किसान 1917 यानी कि किसान पर खतरा रहता है तो 1917। पंचवटी 25 वन वैभव इनकी 1940 में, शक्ति 1927 27, झंकार 29 में, साकेत 31 में, यशोधरा 1932 में है। और इनकी सुलोचना नाम से 1923 में भी रचना है। द्वापर 1936, द्वापर को आप छापर याद कीजिए, छापर 36। सिद्धराज को सिद्धराज 1936। नहुस 1940 में है। कुणाल गीत 1942 में है। करबला 1942 में, हिडम्बा 1950 में, जय भारत 1952 जो महाकाव्य है। विष्णु प्रिया 1957, रत्नावली 1960 में। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत और जय भारत दोनों महाकाव्य हैं। तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग गुप्त जी के 3 प्रमुख नाटक है। मैथिली शरण गुप्त सर्वाधिक खंड काव्यों के रचनाकार माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र भारत की सफलता अथवा लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई। यानी कि नगेंद्र यानी कि जो राजा होते हैं उनको विजय प्राप्त करने के विजय पताका रखते हैं, तो भारत की सफलता विजय पताका सिद्ध हुई। विजय पताका शब्द आते ही डॉक्टर नगेंद्र कहना है इधर। साकेत लिखने की प्रेरणा सन 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य से लिखे लेख से मिली। साकेत है वो पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जनवादी काव्य कहकर पुकारा है। साकेत में कुल 12 सर्ग है, यानी कि राम भक्ति पर आधारित है। तो ऐसे याद रखना है कि राम जो है वो 12 वर्ष वनवास गए थे, लेकिन फिर आप कहेंगे सर आप झूठ बोल रही हैं, राम जी हैं वो 14 वर्ष वनवास गए थे। तो हाँ 14 वर्ष है, लेकिन आपको 12 याद रखना है। साकेत का प्रथम सर्ग सरस्वती वंदना से प्रारंभ होता है। 9वां सर्ग बड़ा मार्मिक है, इस ग्रंथ की जान है, उसमें उर्मिला का विरह वर्णन सर्वाधिक है। यह सबसे बड़ा इसका सर्ग है। 8वां सर्ग कैकेयी का पश्चाताप है। राम पर लिखा गया दूसरा बड़ा महाकाव्य है। तो पहला बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है, वो पहला बड़ा महाकाव्य है। यह नारी चेतना युक्त महाकाव्य है। नंद दुलारे वाजपेयी साकेत महाकाव्य ही नहीं, आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य रहा है। युग का प्रवर्तक है। युग प्रवर्तक कैसे कहेंगे, कैसे याद रखेंगे? क्यों? नंद दुलारे वाजपेयी यानी कि जो भगवान कृष्ण है उनके पिता का नाम नंद था, और नंद के कारण युग में परिवर्तन हुआ, यानी कि कृष्ण का जन्म हुआ। इसे याद रखो। डॉक्टर नगेंद्र मानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत को माना जाता है। साकेत एक अध्ययन आलोचना डॉक्टर नगेंद्र की है। 1936 में साकेत पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु के समय में स्वदेश प्रेम की भावना का स्वर जो मिलता है उसका विकास भारतवासी में देखने को मिलता है। यानी कि भारतवासी है वो स्वदेश प्रेम पर आधारित है। यानी कि यह भारतेंदु काल की तरह ही आगे बढ़ती चली जाती है। जय भारत महाकाव्य प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहलाता है। जय दत्त गुप्त जी की रचनाओं के प्रकाशन क्रम में सबसे पहले आती है। राष्ट्र की बलिवेदी पर प्राणों का उत्सर्ग करने वाले नवयुग का चरित्र चित्रण जयद्रथ वध में हुआ है। विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को धार बनाकर लिखी गई रचना है इनकी। अनग और कुणाल गीत में बौद्धकालीन संस्कृति की छटा दिखाई देती है। जैनी जो काव्य ग्रंथ है कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर लिखा गया है। विकट भट्ट में जोधपुर के राजपूत सरदार की वचनबद्धता पर आधारित काव्य कथा वर्णित है। मेघनाथ वध है, यह एक ऐतकांत रचना है। अर्जुन विसर्जन में मैथिली शरण गुप्त द्वारा मुस्लिम संस्कृति की झलक दिखाई देती है।
तो मैथिली शरण गुप्त जी की यह प्रमुख रचनाएं और प्रमुख जानकारी है। धन्यवाद।